नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम इसके बारे में पढ़ेंगे। We use different kind of fuel for various purpose at home, in industry and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? में कह रखा है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फ्यूल्स यूज कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे नाम आपको पता भी होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि कुछ फ्यूल्स के नाम बताइए तो आपके जवाब में ऑब्वियस सी बात है, ये कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, एलपीजी, ये सभी लोग जानते हैं। ये सब आपके आंसर में इन्वॉल्व होगा ही। नेम ऑफ फ्यू फ्यूल यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री में कौन सा फ्यूल यूज होता है या ट्रेड में कौन सा यूज होता है, तो आपका जवाब में अधिकतर क्या होगा, पेट्रोलियम या कोल। What fuels are used for running automobiles? ऑटोमोबाइल्स को यूज करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है, तो उसमें आपका क्या आंसर होगा, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। Your list will contain fuel like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas। कहने का मतलब यदि इन क्वेश्चंस के आपसे जवाब पूछे जाए तो आपके जवाब में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। You are familiar with the burning of the candle. What is the difference between the burning of the candle and the burning of a fuel like a coal? Maybe you are able to guess right. Candle burns with a flame where the coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of the burning and the types of the flame produced during this process. तो इस पैराग्राफ में आपको पूछा गया है कि आपको बताना है कि कैंडल के बर्न होने में और कोल के बर्न होने में, जब दोनों जलते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। तो आप में से कुछ बच्चों को जरूर मालूम होगा कि जब कैंडल जलती है तो फ्लेम जनरेट होती है उसमें, और जबकि कोल बर्न होता है तो उसमें कोई भी फ्लेम नहीं बनती है। इसी तरीके से काफी सारे फ्यूल्स होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लेम बनती है और कुछ में फ्लेम नहीं बनती है। तो इस चैप्टर में हम बर्निंग की प्रोसेस के बारे में और टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कंबशन? कंबशन क्या होता है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7। वी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। We can perform a similar activity with the piece of the charcoal. Hold the piece with the pair of the tongue and bring it near the flame of the candle or a Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. तो इस पैराग्राफ में आपसे कहा गया है कि आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैं आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाकर देखा था। तब आपने ऑब्जर्व किया था कि इस प्रोसेस जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ में काफी सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। यदि हम चारकोल के साथ सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तब भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि हीट और लाइट जनरेट होती है और साथ में एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसा ही सेम जब हम कोल के साथ करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो तीनों ही प्रोसेस से क्या कंक्लूजन निकलता है, द प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग, ठीक है, इज कॉल्ड कंबशन। यहाँ पर आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन दिखा रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है कुछ इस तरीके की व्हाइट फ्लेम आपको दिखाई देती है। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसकी रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस कंबशन कहलाती है। The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. Some मतलब कोई भी चीज जो जिसमें कंबशन होता है वो कंबस्टिबल होती है और ऐसी चीज जो कंबस्टिबल हो उसको फ्यूल बोला जाता है। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन अप ड्यूरिंग द कंबशन आइदर एज ए फ्लेम
और एज ए ग्लो। कभी कभी हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है कंबशन की प्रोसेस में, या तो वो लाइट फ्लेम की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है या वो एक ग्लो के रूप में प्रोड्यूस होती है। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, द मैग्नीशियम एंड द चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। अभी जो ऊपर दो रिएक्शन आपके साथ डिस्कस की गई हैं जिसमें मैग्नीशियम और चारकोल को बर्न किया गया, तो दोनों ही इजीली बर्न हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। एक्टिविटी 6.1, collect some material like straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nail, stone, pieces, glass. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these material one by one. If combustion takes place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible. कहने का मतलब आपको अलग अलग चीजें लेनी है और उनको जला कर देखना है, तो जो इजीली बर्न हो जाएं वो आपकी क्या होंगी, कंबस्टिबल, और जिनमें जो बर्न ना हो इजीली वो क्या होंगी, नॉन कंबस्टिबल, और उनको स्टेबल में जो है आपको मार्क कर देना है। जैसे वुड को आप करेंगे, वुड में आप जैसे ही मैच स्टिक लाएंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो बर्न करना स्टार्ट कर देगी, यानी वुड इज कंबस्टिबल, पेपर इज ऑल्सो कंबस्टिबल, आयरन नेल इज नॉट कंबस्टिबल, kerosene oil is combustible, stone fish not combustible, straw combustible, charcoal combustible, matchstick combustible, glass non combustible। तो इस तरीके से हम चीजों को पहले बंद करके देखेंगे, फिर हम जो ऑब्जर्वेशन होगी हमें टेबल में अपनी लिखनी है। एक्टिविटी 6.2, इस एक्टिविटी में आपको प्रूव किया गया है कि एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, यानी जलने के लिए एयर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर। तो फर्स्ट आपने 3 केस इसमें दिखा रखे हैं। फर्स्ट केस में आपने चिमनी को 2 वुडन ब्लॉक के ऊपर रख रखा है जिससे कि साइड में जो जगह है वो बच जाती है, जिसमें से एयर एंटर करने लगती है और इजीली आपकी जो कैंडल है वो बंद कर रही है। सेकंड केस में आपने वुडन ब्लॉक्स को हटा दिया गया है, यानी एयर की एंट्री नीचे से जो है वो बंद हो गई, जिसकी वजह से आपके हल्का बहुत धुआं आपको कैंडल में दिखाई दे रहा है, ठीक है, फ्लेम नहीं दिखाई दे रही। और थर्ड केस में क्या किया, आपने उसको कवर कर दिया ऊपर से, ना तो एयर अंदर से उसमें जा पा रही है ना ऊपर से अवेलेबल है, तो इन दैट केस कोई भी फ्लेम आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी, या हम कह सकते हैं एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग, ठीक है। तो इसमें वही आपको बता रखा है इस पैराग्राफ में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Observe what happened to the flame. Now remove the block and let the chimney rest on the table. Again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. Watch the flame again. What happened in 3 cases? Does the flame flicker off? Does it flick and give smoke? Does it burn unaffected? तो कहने का मतलब फर्स्ट केस में जो है अनअफेक्टेड रहती है, सेकेंड केस में कैंडल फ्लिकर एंड गिव स्मोक, एंड थर्ड केस में क्या होता है, फ्लेम फ्लिकर ऑफ। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली व्हेन एयर कैन एंटर चिमनी फ्रॉम द बिलो। इन केस सेकेंड बी, air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produces smoke. And in case C, the flame finally goes off because the air is not available. तो फर्स्ट केस में हमने देखा क्योंकि नीचे से वुडन ब्लॉक लगे हुए थे तो उसमें एयर की एंट्री हो रही थी जिसकी वजह से आसानी से कैंडल बर्न हो रही थी। सेकेंड केस में हमने ब्लॉक्स को हटा दिया जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो एंट्री थी वो बंद हो गई और जो आपकी कैंडल थी उसमें स्मोक दिखाई देने लगा। और थर्ड केस में क्या हुआ कि हमने उसको कवर कर दिया जिसकी वजह से एयर बिल्कुल अवेलेबल नहीं हुई और आपकी जो फ्लेम थी वो बंद हो गई। We have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of the combustion? कहने का मतलब हमें पता है सन एक अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, क्या ये भी एक तरीके का कम्बशन है? Yes, it is also a type of combustion.
In the sun, heat and light are produced by the nuclear reaction. तो सन में हीट और लाइट कौन सी रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन. यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, और इन प्रोसेस के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 6.3. प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does the charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stop burning? तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? जलती हुई लकड़ी या चारकोल का एक टुकड़ा लेकर आपको आयरन प्लेट या तवे पर रखना है और उसको ग्लास जार से कवर कर देना है. कुछ टाइम बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे. आप ऑब्जर्व करोगे कि चारकोल जो है उसने जलना बंद कर दिया. क्या आप बता सकते हैं इसका क्या रीजन होगा? सोचिए क्या रीजन होगा. यस, यदि आपके दिमाग में ये आता है कि उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई जिसकी वजह से उसने चारकोल ने जलना बंद कर दिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है. जब किसी व्यक्ति को बाई चांस कपड़ों में आग पकड़ ली तो क्या किया जाता है? उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है. ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है जिससे कि आग बुझ जाती है. कैन यू गेस व्हाई? ऐसा क्यों होता है? सोचो. यस, यदि आपके दिमाग में ये आंसर आता है कि ब्लैंकेट से कवर करने से ऑक्सीजन की एंट्री जो है वो बंद हो जाती है, उसकी बॉडी जो है ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आ पाती है और जिसकी वजह से आग लगनी बंद हो जाती है, तो यस, यू आर राइट. Now recall some of your experiences. Does the matchstick burn by itself? How does it burn? क्या माचिस की तिल्ली अपने आप जल जाती है? नहीं. How does it burn? We have to rub it. ठीक है. You must had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? कहने का मतलब आपने देखा होगा पेपर में कभी भी अपने आप आग नहीं लगती है. उसके बाद जब हम बर्निंग मैचस्टिक लेके आते हैं तब उसमें आग लगने लगती है. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? क्या आप एक लकड़ी के टुकड़े को माचिस की तिल्ली से जला सकते हैं? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल. कहने का मतलब आप पेपर और केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं अधिकतर वुड और कोल में आग लगाने के लिए. डायरेक्ट माचिस की तिल्ली से आप कभी भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं जला पाते आसानी से. हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या आपने जंगल फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट प्लेसेस ड्राई grass catches fire. From the grass it is spread to the trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fire. कहना कई बार ऐसा होता है गर्मियों के दिनों में जो सूखी हुई घास होती है वो आसानी से आग पकड़ लेती है और घास के आग पकड़ने से जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनमें आग फैलने लगती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में जो है वो आपके आग फैल जाती है और इसको कंट्रोल करना काफी कठिन हो जाता है और इसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर. कई बार लोग पिकनिक के लिए जब जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो पिकनिक में जो बंद करते हैं, आग जलाते हैं रात में जानवरों से बचने के लिए, उसको बिना बुझाए छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर जो है वो कॉज होती है. तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से जो है फॉरेस्ट फायर जो है वो जनरेट होती है. Do these experiences tell you that different substances catches fire at different temperature? यानी इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग चीजें अलग अलग टेम्परेचर पर आग पकड़ती हैं, यानी जलना शुरुआत करती हैं. आप देखोगे केरोसिन ऑयल में जरा सा हम मैचस्टिक लगाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा जिसमें आप माचिस की तिल्ली लगाएंगे तो वो आग नहीं पकड़ता है. या जब तक हम माचिस की तिल्ली को रब नहीं करते तब तक वो आग नहीं पकड़ती है. और पेपर पर हम माचिस की तिल्ली लगाते हैं तो आसानी से वो आग पकड़ लेती है. इसका मतलब हर किसी का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है वो उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है. कैन यू टेल नाउ व्हाई मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? तो इसमें आपसे क्वेश्चन किया है कि मैच स्टिक जो है वो अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब हम उसे रब करते हैं
तब वो आग पकड़ लेती है। तो इसका आंसर सोचिए। यस, यदि आपके दिमाग में ये आता है कि रब करने से जो है हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, और मैच स्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच हो जाता है, और जिससे कि मैच स्टिक आग पकड़ लेती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें आपको मैच स्टिक कैसे डेवलप हुई, मॉडर्न मैच स्टिक कैसे डेवलप हुई, उसकी हिस्ट्री बता रखी है। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड। मोर देन 5000 years ago, small pieces of the pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। इजिप्ट में पहले क्या किया जाता है, जो पाइन वुड की जो लकड़ी होती थी उसको सल्फर में डुबोकर मैच स्टिक के रूप में यूज किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago। और आजकल की जो मैच स्टिक है, जो कि कंपैरेटिवली सल्फर वाली मैच स्टिक से काफी सेफ है, जो कुछ 200 साल पहले ही डेवलप हुई है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ द सुटेबल वुड। कहने का मतलब आजकल जो मैच स्टिक होती है उसमें किन किन केमिकल्स का यूज किया जाता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और व्हाइट फॉस्फोरस का, जिसमें कुछ ग्लू और स्टार्च भी मिक्स करी जाती है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, और जब इसे किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट स्ट्रक किया जाता है, रब किया जाता है, देन फॉस्फोरस गेट इग्निटेड ड्यू टू इट्स हीट ऑफ फ्रिक्शन, जिससे फॉस्फोरस जो सब्सटेंस है उसमें आग लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से। दिस स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ द मैच, जिसकी वजह से माचिस में भी आग लगनी शुरू हो जाती है। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the worker involved in the manufacturing of the matchstick and for the user। लेकिन बाद में पता चला कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है वहाँ मैचस्टिक फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर और साथ के साथ जो यूज कर रहे थे मैचस्टिक को, उनके लिए हार्मफुल साबित हुई, जिसकी वजह से these days the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chloride। The rubbing surface has powdered glass and little red phosphorus। यानी मैच स्टिक में आजकल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का ही यूज किया जाता है, लेकिन जो रबिंग सरफेस होता है उसमें ग्लास के साथ रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, जो कि व्हाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस है। When the matchstick is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into the white phosphorus। This immediately reacts with the potassium chloride and the matchstick had to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। जब मैचस्टिक को सरफेस पर रब किया जाता है तो रेड फॉस्फोरस जो सरफेस पर रफ सरफेस पर प्रेजेंट है वो व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिससे कि कंबशन स्टार्ट हो जाता है। We find that the combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हम कई एक्टिविटी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है उनके जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम पर वो आग नहीं पकड़ते हैं। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long on the burning stove? क्या कभी आपने देखा है कि लंबे समय तक जब कुकिंग ऑयल को बर्निंग स्टोव पर रख दिया जाता है तो उसमें आग लगने लगती है। Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature। केरोसिन और वुड कभी भी रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं। But if the kerosene oil is heated a little, it will catch fire। लेकिन केरोसिन ऑयल को जरा सी भी हीट मिल गई तो वो आग पकड़ लेता है। But if wood is heated a little, it would not catch fire। लेकिन लकड़ी को सेम हीट प्रोवाइड करी जाए तो वो आग नहीं पकड़ती है। Does it mean that the ignition temperature of the kerosene oil is lower than the wood? इसका मतलब ये है कि जो केरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से कम है, वो कम हीट में ही आग पकड़ लेती है। Does it mean that we need to take स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसका मतलब ये है कि जब हम केरोसिन ऑयल को रखें तो हमें स्पेशल सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आसानी से आग पकड़ लेता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ये एक्टिविटी आपको शो करी गई है जिसमें ये आपको प्रूव किया गया है कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर
तक पहुंचना जरूरी है। जिसमें आपको 2 पेपर कप ले रखे हैं, कौन बना रखे हैं आपने, एक में क्या कर रखा है आपने, वाटर फिल कर रखा है और दूसरा जो है वो एम्प्टी है, और नीचे से आपने बर्निंग कैंडल लगा रखी है। आप देखेंगे जो एम्प्टी पेपर कप है वो इजीली जो है वो आग पकड़ लेता है और जल जाता है, लेकिन जिसके अंदर वाटर है वो उसका वाटर बॉईल करने लगता है और वो इतना इजीली जो है वो आग नहीं पकड़ता है। तो जो हीट आप नीचे से कैंडल से प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ जा रही है, आप सोच सकते हैं कहाँ जा रही होगी। जो हीट आप पेपर कप को प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाटर तक ट्रांसफर हो जा रही है, जिसकी वजह से पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं मिल पा रहा है उसे, जिसकी वजह से आग नहीं लग रही है। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड एंड इट डज नॉट बर्न। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। यानी ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन द होम, शॉप, फैक्ट्री। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कई जगह आग लग जाती है और कई बच्चों ने इसको लाइव देखा भी होगा। ठीक है, तो कितने मतलब डरावने एक्सपीरियंस होते हैं आग लग जाने पर, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ऐसे समय हमें टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए फायर डिपार्टमेंट का, कि हम ऐसे समय पर इमरजेंसी नंबर जो है फायर सर्विस का रखना चाहिए, जो कि क्या होता है 101। इसमें आप देख रहे हैं कि फायरमैन किस तरीके से जो है वो आग को बुझा रहा है। इसमें आग जलती हुई आग पर वो क्या वाटर थ्रो कर रहा है, यानी और काफी प्रेशर के साथ, लेकिन सारी जो आग है वो वाटर से जो है वो एक्सटिंग्विश नहीं होती है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसी आग जो कि बिजली के कारण लगी है उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वाटर बीइंग अ गुड कंडक्टर द करंट विल ट्रांसफर टू द बॉडी ऑफ द फायरमैन। ठीक है, तो हमें वहाँ पर सेफ्टी रखनी पड़ती है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव, व्हाट डज इट डू? It pour water on the fire. Water cool the combustible material so that its temperature brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapor also surrounds the combustible material, helping cutting off the supply of air and the fire is extinguished. जब फायरमैन आते हैं तो वो जलती हुई फ्यूल पर क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है और धीरे धीरे आग जो है वो फैलती नहीं है, और जो वाटर वेपर बनी है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिससे कि फ्यूल को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, जिससे कि आग जो है वो बुझ जाती है। किसी भी यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट। मतलब आग प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 कंडीशन नेसेसरी होती है। एक तो फ्यूल हमें मिलना चाहिए, दूसरा एयर अवेलेबल होनी चाहिए, और तीसरी हमें हीट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम जब फायर को कंट्रोल करते हैं तो हम इन तीनों चीजों को कंट्रोल करके फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम फ्यूल को कम कर दें जो आग का कारण बन रहा है, या हम ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दें, या हम इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दें। द मोस्ट common fire extinguisher is water, but water works only when the things like wood, paper are on fire. If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. Water is also not suitable for the fires involving oil, petrol. Do you recall the water is heavier than oil, so it sinks below the oil and oil keep burning on the top. कहने का मतलब वाटर जो है जनरली यूज किया जाता है वो फायर को स्टॉप करने के लिए, लेकिन पेट्रोल, डीजल से या इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग पर वाटर जो है वो सक्सेसफुल नहीं है फायर को कंट्रोल करने में।
For fire involving electrical equipment and inflammable matter like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. Carbon dioxide being heavier, oxygen covered the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of the carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment. यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली जो आग होती है या पेट्रोल डीजल में जो आग होती है उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर साबित होता है, क्योंकि उससे एक तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है और एक पेट्रोल या डीजल के आसपास एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है फ्यूल को वो कट ऑफ हो जाती है और आग लगनी बंद हो जाती है। हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे अवेलेबल होती है? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर as a liquid in cylinder. In what form is the LPG stored in the cylinder? When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. So it is not only form a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemical like sodium bicarbonate, potassium bicarbonate near the fire. These chemical give off CO2. कहने का मतलब CO2 कई बार हम सिलेंडर में जो फिल होती है कंप्रेस करके लिक्विड की फॉर्म में चेंज की जाती है, और जैसे ही वो लिक्विड CO2 सिलेंडर से बाहर आती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि फ्यूल का एक तो वो इग्निशन टेम्परेचर कम करती है, साथ में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से आग लगनी बंद हो जाती है। इसके अलावा कई बार हमारे घरों में ड्राई पाउडर होते हैं, जो बेकिंग सोडा घरों में रसोई के अंदर होता है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट यदि आपको अवेलेबल है, तो जलती हुई चीज पर यदि हम वो डालते हैं तो वो CO2 रिलीज करते हैं और वो CO2 आग को बुझाने के लिए यूज करी जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ कम्बशन से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।